दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इसी महीने अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद हरियाणा में तो अभी नई सरकार बननी है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुका है। पिछली बार हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, इसलिए इस बार जब हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई तो चुनाव आयोग पर उंगलियां भी उठी थी। बहरहाल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान के बाद 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें लगातार तीसरी बार मतदाताओं ने बीजेपी को सरकार बनाने का जनादेश दिया है। हरियाणा के चुनाव परिणाम के ठीक सप्ताह भर बाद चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में यानी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना एक ही दिन 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 लोकसभा सीटों से जीते राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की एकमात्र केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि शेष 47 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उपचुनावों के नतीजे भी 13 नवंबर को ही आएंगे। जाहिर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार जीत के असर से उबरने से पहले ही राजनीतिक दलों और उनके बड़े नेताओं को अब नई चुनावी जंग में जुट जाना होगा। दिल्ली के 3 ओर बसा होने तथा अपने हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट कारोबार के चलते राष्ट्रीय राजनीति में हरियाणा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई की महानगर पालिका बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा रहता है, इसलिए महाराष्ट्र की सत्ता का राज्य की सत्ता से इतर राष्ट्रीय महत्व भी है। फिर पिछले 5 सालों से महाराष्ट्र की सत्ता के लिए चले महानाटकीय घटनाक्रम की गूंज राजनीतिक गलियारों के साथ ही अदालतों में भी सुनाई पड़ी है। पिछले चुनाव तक दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार ऐसी दुश्मनी में बदली कि सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस तथा शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिला लिया। फिर अचानक गुपचुप ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाकर शिवसेना दो फाड़ करा दी। नतीजतन उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसमें सबसे बड़े दल बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अजित पवार के जरिए एनसीपी तोड़ने में एक बार नाकाम रही बीजेपी ने आखिरकार शरद पवार की पार्टी भी तोड़ने में सफलता हासिल कर ली। इस जोड़ तोड़ के जरिए महाराष्ट्र की सत्ता तो विपक्ष से छीन ली गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र से लोकसभा की 48 सीटों में से सत्तारूढ़ महायुति जो राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए है मात्र 17 ही जीत पाया, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 30 सीटें जीतकर जबरदस्त सफलता हासिल की। बीजेपी को मात्र 9 सीटें मिली, जबकि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को क्रमशः 7 और 1 सीट। 2019 के मुकाबले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 23 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ थे, तब एनडीए 48 में से 41 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहा था। लोकसभा चुनाव परिणाम को आधार मान लें 2024 वाले को, तो बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की महायुति 126 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना सकी,
जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की महाविकास आघाड़ी 153 विधानसभा सीटों पर आगे रही। ध्यान रहे कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। जाहिर है विधानसभा का चुनावी रण सत्तारूढ़ महायुति या कहें कि एनडीए के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन इस सच को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद वहां सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी सी लगा दी है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सत्ता विरोधी भावना भारी पड़ती है या चुनाव से ऐन पहले लोक लुभावन घोषणाएं। वैसे महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों के लिए आपस में सीट बंटवारा और फिर सही उम्मीदवारों का चयन भी बड़ी चुनौती साबित होगा, जिसका असर चुनाव परिणाम पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा। विभाजन से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की खासकर विधानसभा में ताकत घट जाने के बाद कांग्रेस टिकट बंटवारे में ज्यादा हिस्सा चाहती है, जबकि मतदाताओं की सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ बताई जाती है। हो सकता है कि हरियाणा में हाथ में आती सत्ता फिसल जाने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे में व्यावहारिक रुख अपनाए। बहरहाल एक बात तय है कि दोनों ही पक्षों में से कोई भी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि चुनाव परिणाम अंततः उनका राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। झारखंड भी अपार खनिज संपदा के चलते राजनीतिक ही नहीं आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। झारखंड में महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो सका, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल वहां भी चलती रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले तो अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर हुए और फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते उन्हें इस्तीफा देकर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर जब हेमंत ने चंपाई से अपनी कुर्सी वापस ली तो वह अंततः बगावत कर बीजेपी में चले गए। जाहिर है अब जबकि चुनावी बिगुल बच चुका है, बीजेपी झारखंड की सत्ता पर काबिज होने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। ध्यान रहे कि 81 सदस्यीय विधानसभा वाले झारखंड में फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में झारखंड में उसके लिए चुनावी परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल बताई जाती है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के इंडिया के लिए आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में अपनी सत्ता बचाना आसान हरगिज नहीं होगा और महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी इंडिया की पहली बड़ी चुनौती आपस में सीट बंटवारा और फिर सही उम्मीदवारों का चयन होगा, क्योंकि बीजेपी ने वहां जमीनी राजनीति में माहिर शिवराज सिंह चौहान और जोड़ तोड़ की राजनीति के नए बड़े खिलाड़ी हिमंता बिस्वा शर्मा को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।